कंपोजिट फंक्शन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? जब दो फंक्शंस को आपस में कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनाया जाता है तो उसे मैं क्या बोलता हूँ? कंपोजिट फंक्शन बोलता हूँ। अब कंपोजिट फंक्शन दो तरीके के होते हैं। पहला तो अपन किन तरीके से बना सकते हैं वो देखते हैं। पहला तो है एफ ओ जी एक्स। एफ ओ जी एक्स का मतलब है कि एफ के अंदर पहले मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर जी एक्स को लिख दूंगा यहाँ पर। तो f के अंदर gx को लिखा, f के अंदर gx क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? fx में जहाँ पर x है उसकी जगह मैं क्या पुट करूँगा? 3x प्लस 5 पुट करूँगा। तो 2 है, x की जगह मैं पुट कर दूंगा 3x प्लस 5 और प्लस में 5 ऑलरेडी है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x प्लस 5 2 जा 10 प्लस 5। तो ये हो गया अपना 6x प्लस 15। ठीक है, एक तो आ गया अपना ये दोनों को कंबाइन करने पर। एक तरीका तो ये है कि अपन ने दोनों को कंबाइन करके एक नया फंक्शन निकाला एफ ओ जी एक्स। वो क्या है? 6x प्लस 15। ठीक है, नाउ अब इसको दूसरे तरीके से कैसे कंबाइन करेंगे? इसको दूसरे तरीके से अपन कंबाइन कर सकते हैं। कैसे? दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको इस तरह से भी कंबाइन कर सकता हूँ, जी ओ एफ एक्स। गॉफ भी निकाल सकता हूँ। पहले मैंने क्या निकाला था? एफ ओ जी एक्स निकाला था। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? जी ओ एफ एक्स निकाल रहा हूँ। तो जी के अंदर मैं पहले क्या लिखूंगा? एफ एक्स को लिखूंगा। तो जी है और जी के अंदर एफ एक्स है। एफ एक्स कितना है अपना? एफ एक्स है अपना 2x प्लस 5। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 2x प्लस 5 को। ठीक है, उसके बाद अब जी एक्स में x की जगह मैं क्या लिख दूंगा? ये जो x है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2x प्लस 5 लिखूंगा जी एक्स में। तो 3 और x की जगह मैं लिख दूंगा 2x प्लस 5 प्लस का 5 बराबर में क्या आ जाएगा? 3 2 जा 6x प्लस 15 प्लस 5। तो 6x प्लस कितना आ जाएगा? ये 6x प्लस आ जाएगा 20। तो दूसरा फंक्शन आ गया अपने पास जी ओ एफ एक्स। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करके इस तरह से भी एक नया फंक्शन निकल सकता है जी ओ एफ एक्स। तीसरा देखो, तीसरा अपन इस तरह से भी कंबाइन कर सकते हैं कि एफ एक्स को एफ एक्स के साथ ही कंबाइन कर दिया। खुद को खुद के साथ भी कंबाइन कर सकता हूँ। कैसे? एफ ऑफ एफ एक्स भी तो अपन निकाल सकते हैं। खुद को खुद के साथ कंबाइन करके एक नया फंक्शन बनेगा। ठीक है, तो निकाला एफ के अंदर एफ एक्स रखा पहले मैंने। तो f के अंदर fx क्या है? fx है कितना? 2x प्लस 5। तो मैंने f के अंदर 2x प्लस 5 रख दिया। अब वापस से मैं f के अंदर ही x की जगह क्या रखूंगा? 2x प्लस 5 रखूंगा। तो 2 और x की जगह क्या रख दूंगा मैं? 2x प्लस 5। ये क्या है? ये फंक्शन खुद को खुद के साथ कंपोजिट करना, f ऑफ एफ एक्स। तो क्या हो सकता है ये? 2 2 जा 4x प्लस 10 प्लस 5। तो क्या निकल कर आएगा? 4x प्लस 15। ठीक है, इससे अपन को क्या मिल गया? f ऑफ एफ एक्स मिल गया। मतलब एफ एक्स को एफ एक्स के साथ ही मैंने कंपोजिट कर दिया। ऐसे ही मैं जी एक्स को जी एक्स के साथ भी कर सकता हूँ कंपोजिट। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? जी ओ जी एक्स निकाल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ इसमें? g के अंदर मैंने gx को लिख देना है वापस से। तो g है, gx कितना है? gx है अपना 3x प्लस 5। कितना है gx? gx है अपना 3x प्लस 5। तो मैं इसको यहाँ पर रख दूंगा 3x प्लस 5। अब मैं gx में x की जगह क्या रख दूंगा? 3x प्लस 5। तो 3x की जगह क्या आ जाएगा? 3x प्लस 5। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 3 3 जा 9x प्लस 15 प्लस 5। तो अपना नया फंक्शन क्या आ गया? 9x प्लस कितना आ गया? 20 आ गया। तो ये हो गया g ऑफ जी एक्स। तो इस तरह से अपन फंक्शंस को चार तरीके से अपन कंपोजिट कर सकते हैं। एक तो f ऑफ एफ एक्स, मतलब एफ एक्स और जी एक्स जब दो फंक्शन दे रखे हैं तो चार तरीके से वो कंपोजिट हो सकते हैं। कैसे? एक तो खुद के साथ, जैसे कि f ऑफ एफ एक्स या g ऑफ जी एक्स। दूसरा एक दूसरे के साथ, जैसे कि f ऑफ जी एक्स, एक तो ये, और चौथा क्या है? g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये चार तरीके हो गए फंक्शन को कंपोजिट करने के। तो कंपोजिट फंक्शन में इतना ही था कि फंक्शन को एक दूसरे के साथ किस तरह से अपन कंबाइन करते हैं। ठीक है ना, एक एग्जाम्पल है, इसको आप खुद से करना और मुझे बताना कि क्या इसका आंसर
आएगा। जैसे कि मानो एफ एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और जो जी एक्स दे रखा है मुझे वो क्या दे रखा है, 3x प्लस 5 मुझे जी एक्स दिया हुआ है। अब मुझे निकालना क्या क्या है, मुझे एफ ऑफ जी एक्स भी निकालना है पहला टाइप, दूसरा मुझे जी ऑफ एफ एक्स भी निकालना है, ये भी मुझे निकाल के बताइए दूसरा टाइप कंपोजिट का, तीसरा मुझे एफ ऑफ एफ एक्स भी निकाल कर बताइए क्या आएगा, और चौथा जी ऑफ एफ एक्स भी मुझे निकाल कर बताइए। ठीक है, ये चारों क्या आएंगे ये मुझे निकाल के आपको बताने हैं, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके देखना, प्रैक्टिस कुछ नहीं करना, बस जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे करते जाना है। मैं एक बता देता हूँ, बाकी निकाल देना। मैं एफ ऑफ जी एक्स को बता देता हूँ कैसे निकलेगा। एफ के अंदर मुझे जी एक्स को रखना है पहले तो एफ और जी एक्स कितना है, जी एक्स जो दे रखा है इसने मुझे वो दे रखा है 3x प्लस 5, तो मैंने 3x प्लस 5 लिख दिया। अब एफ एक्स में x की जगह मुझे 3x प्लस 5 लिखना है, तो एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो x की जगह 3x प्लस 5 लिख दिया, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, अब 3x प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया अपना f ऑफ जी एक्स आ गया। ऐसे ही मुझे बाकी के निकाल के बताइए, जो भी आपके पास मैंने ऊपर दिए हुए हैं, मैंने एक बता दिया है कैसे निकलेगा, बाकी ये आप निकालिए, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये है जी के साथ में। ठीक है, फोग हो गया, गोफ हो गया, एफ ओ एफ हो गया और जी ओ जी हो गया। ठीक है, चारों में से एक निकाल दिया है, बाकी तीन आपको निकालने हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब फंक्शन का कुछ एक चीज़ और बच रही है अपनी, अपन पढ़ते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। फंक्शन के कुछ टर्म हैं, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। देखो डोमेन के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो डोमेन क्या होता है, जब मानो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर 2x प्लस 6, ये फंक्शन है, और इस फंक्शन में जब मैं x की वैल्यूज़ रखता हूँ, x की वैल्यूज़ जब मैं रखता हूँ और मुझे क्या मिलेगी, y की वैल्यूज़ मिलेगी, तो जो x की वैल्यूज़ मैं इसमें रखूँगा वो क्या कहलाएगी, डोमेन कहलाएगी। तो डोमेन क्या होती है, वैल्यूज़ ऑफ x विच वी विल पुट इन फंक्शन। तो x क्या होता है, जो डोमेन होता है वो क्या होता है, x की वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें फंक्शन में पुट किया जाता है। जैसे कि मानो मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, तो यहाँ पे x है और ये y है, मैंने इसको इमेज भी नाम दिया था, इसको इमेज नाम दिया था, और इसको क्या नाम दिया था, प्री इमेज नाम दिया था। ठीक है, प्री इमेज भी मैंने इसको नाम दिया था। अब मानो मैं यहाँ पर x की जगह 1 रखता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, x की जगह 1 रखने पर मुझे मिलेगा 8, y की x की जगह 2 रखूँगा तो मुझे 10 मिलेगा, x की जगह 3 रखूँगा तो मुझे कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें मुझे मिलेंगी x की वैल्यूज़ पुट करने पर इस फंक्शन में। तो ये जो x की वैल्यूज़ है सारी की सारी जो मैंने पुट करी है, ये क्या कहलाएंगी, डोमेन भी इनको मैं बोल सकता हूँ, डोमेन भी इनको मैं बोल सकता हूँ। जो x की सारी वैल्यूज़ मैंने पुट करी हैं इसमें, उनको मैं क्या बोलूँगा, डोमेन बोलूँगा। क्वेश्चन में वो आपको x की वैल्यूज़ दे देगा कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रही हैं, 1 से लेके 3 तक। इसका मतलब बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या है, जो x की वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेके 3 तक है। मतलब नंबर लाइन पे यदि मैं इसकी बात करूँ, नंबर लाइन बना दूँ यदि मैं 1 2 और 3, तो x बिलोंग्स टू ब्रैकेट दे रखा है बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट 1,3, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 1 से लेके 3 तक की वैल्यूज़, तो 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, और 1 और 3 वो भी इंक्लूड होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो x की 3 वैल्यूज़ होगी यहाँ पर 1 2 और 3, बाकी की पॉइंट वाले भी होंगी, लेकिन पॉइंट वाली अपन रख के नहीं देखेंगे, केवल इंटीजर्स वैल्यूज़ को अपन रख के देखेंगे। ठीक है, पॉइंट वाली भी रख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है 1 से लेके 3 तक की जितनी भी वैल्यूज़ है वो सारी की सारी x की वैल्यूज़ आएंगी और वो क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। ठीक है, नाउ अगला बात करते हैं अपन रेंज की।
रेंज की बात करते हैं। देखो रेंज क्या होता है, जब मैं फंक्शन में x की वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो जो मुझे y की वैल्यूज़ मिलेंगी, x की वैल्यू पुट करने के बाद में जब मेरी y की वैल्यू निकल कर आएंगी तो उन y की वैल्यूज़ को मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा। उन y की वैल्यूज़ को मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा। जैसे इसी फंक्शन की बात करूँ, f(x) बराबर 2x + 6 है, इसी फंक्शन की बात करूँ मैं तो ये x है और ये y है। मैं यहाँ पर दिया हुआ है कि x जो है वो 1 से 3 तक बिलोंग कर रहा है, मतलब इसके अंदर मैं कंसीडर कर रहा हूँ 1 2 3 को, नंबर लाइन है 1 2 और 3 को, मैं केवल इंटीजर को कंसीडर कर रहा हूँ। यहाँ पर बीच में पॉइंट वाली वैल्यू 1.5 2.5 वो भी आ सकती हैं x के अंदर, लेकिन मैं केवल इंटीजर को कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो बड़े ब्रैकेट का मतलब है 1 2 और 3, तो ये x की वैल्यूज़ हैं। तो ये क्या चीज़ है, डोमेन भी है और ये प्री इमेज भी है, दोनों हैं ये, ठीक है। डोमेन भी बोल दो या प्री इमेज भी बोल दो। अब ये y की वैल्यूज़ है, इसको मैंने एक नाम ऑलरेडी दिया हुआ है इमेज। अब इसको मैं रेंज भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं रेंज भी बोल सकता हूँ। 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 पे 8 आ रही है, 2 पे क्या वैल्यू आ रही है, 2 पे 10 आ रही है, 3 पे क्या वैल्यू आ रही है, 3 पे आ रही है 12। तो इस y की वैल्यू को मैं रेंज भी बोल सकता हूँ। तो ये जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं ये क्या है, रेंज है, क्या कहलाएंगी, रेंज। अब रेंज में और कोडोमेन में हल्का सा डिफरेंस होता है, क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। देखो रेंज का मतलब ये होता है कि x की वैल्यूज़ रखने पर y की वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब फंक्शन डिफाइन है उन पर। जब मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ तो मुझे y की वैल्यू मिल रही है, समझे। जैसे कि देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मानो मेरे पास एक फंक्शन है, ये फंक्शन है मेरे पास 5/x - 3, ये फंक्शन है मानो। अब मेरे पास x की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेके 3 तक वैल्यूज़ है, मानो 1 से लेके कितनी वैल्यूज़ है मेरे पास, 3 तक वैल्यूज़ है इस फंक्शन में। ये मेरे पास x की वैल्यूज़ हैं 1 2 और 3, ये y है, ये x है। इन वैल्यूज़ को तो मैं क्या बोलूँगा, डोमेन बोलूँगा। x की जो भी वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा उनको डोमेन बोलूँगा। चलो मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूँ, 1 पुट करता हूँ तो मुझे y की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, y की वैल्यू माइनस का 5/2 मिलेगी। मतलब 5/1 - 3 करूँगा तो 5/- मिलेगी, तो माइनस का 5/2 मुझे y की वैल्यू मिल गई। चलो x बराबर 1 पर जब मैं x बराबर 2 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5/2 - 3 मिलेगा, मतलब 5/-1 मिलेगा, मतलब इसको माइनस का 5 बोल सकता हूँ मैं। तो 2 रखने पर जो मुझे वैल्यू मिल रही है y की वो मिल रही है -5। अब जब मैं 3 वैल्यू पुट करूँगा इसके अंदर, x बराबर 3 पुट करूँगा तो मुझे 5/3 - 3 मिलेगा, और 5/3 - 3 0। ये क्या होता है, जब भी डिनोमिनेटर में नीचे 0 आता है तो वो क्या बन जाता है, इनफाइनाइट, मतलब ये जो वैल्यू है वो कांट डिटरमाइन। 5/0 को कांट बी डिटरमाइन, में डिटरमाइन नहीं कर सकता कि ये एक्चुअल में क्या वैल्यू आएगी, मैथ में अभी तक ये डिटरमाइन ही नहीं है। जब भी अपॉन में 0 आता है किसी भी वैल्यू के तो वो जो वैल्यू आएगी वो कोई फिक्स वैल्यू डिटरमाइन नहीं है अभी तक कि वो वैल्यू क्या आएगी। तो 3 पे मुझे y की वैल्यू नहीं मिलेगी, 3 पर मुझे क्या नहीं मिलेगी, y की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है, मतलब जो वैल्यू y की आई है, क्या क्या वैल्यू आई है y की जो वैल्यू आई है माइनस का 5/2 कोमा माइनस का 5, ठीक है। और मुझे एक बड़ा सा दिया हुआ है कि जो y की वैल्यूज़ हैं वो इनमें से आएगी, कि मान लो, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा, क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा, ठीक है। इतना क्लियर है कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। अब मानो कुछ कोई फंक्शन इस तरह से है, ये वाला जो फंक्शन समझ में आ गया कि x बराबर 3 पर ये वाला फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो फंक्शन का डिफाइन होना और फंक्शन का डिफाइन नहीं होना समझ में आ गया कि फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि x बराबर 3 पर यहाँ पर मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, कोई भी वैल्यू नहीं मिल रही है। ये मैंने फंक्शन पढ़ाया था जब भी बताया था कि फंक्शन होने के लिए हर एक x के लिए कुछ ना कुछ इमेज मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 के लिए मुझे कोई भी इमेज नहीं मिल रही है, तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया, क्लियरली समझ में आ गया, और फंक्शन डिफाइन कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो भी समझ में आ गया है, ठीक है।
अब मानो मेरे पास कुछ इस तरह से सिनेरियो है कि x की वैल्यू है, यहाँ पर y की वैल्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, ये x की वैल्यूज़ है, ये डोमेन है। और यहाँ पर मुझे y की वैल्यूज़ दी हुई हैं, y की वैल्यूज़ क्या दी हुई हैं, 5 है, 6 है और 7 है, ये मुझे y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब रिलेशन क्या है, कुछ फंक्शन में ऐसा रिलेशन है कि 1 की वैल्यू रखी 5 आ गया, 2 रखा मैंने x की वैल्यू तब भी 5 आ गया, x की वैल्यू मैंने 3 रखी मुझे 6 मिल गया, और x की वैल्यू मैंने 4 रखी मुझे 6 मिल गया। कुछ इस तरह से रिलेशन है फंक्शन, कोई फंक्शन इस तरह से है कि x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, y की वैल्यू 5 आ रही है, 2 कर रहा हूँ तब भी 5 आ रही है, 3 कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, 4 कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है, लेकिन 7 के लिए कोई भी x नहीं आ रहा है, कि मतलब ऐसा x कोई भी नहीं है जिसके लिए 7 आ रहा हो। पहली बात तो ये फंक्शन है कि नहीं, ऑब्वियसली फंक्शन है, क्योंकि हर एक x के लिए वैल्यू मिल रही है, और कोई भी और हर एक x के लिए एक यूनिक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू मिल रही है। ऐसा नहीं है कि एक x की 2 वैल्यूज आ रही है, ऐसा नहीं है। तो पहली बात तो ये फंक्शन है। अब इसमें ये जो फाइल 7 है ये क्या रह गया, अकेला रह गया, मतलब इसके लिए कोई भी मुझे x की वैल्यू नहीं मिल रही है, ऐसी कोई x नहीं मिल रहा है जिसपे y की वैल्यू 7 आए, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 और 6 है इसको तो मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा, 5 और 6 को तो मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा। और कोडोमेन किसको बोलूँगा, कोडोमेन किसको बोलूँगा, 5 6 और 7, 5 6 और 7 इनको मैं क्या बोलूँगा, कोडोमेन बोलूँगा। और डोमेन क्या हो गया अपना, x की वैल्यूज़, x की वैल्यूज़ का मतलब 1 2 3 और 4, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन तो क्लियर है, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं है। रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस बस इतना सा है कि y की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो तो कोडोमेन कहलाएंगी। अब उन वैल्यूज़ में से, सभी वैल्यूज़ में से वो वैल्यूज़ जो फंक्शन से निकल कर आ रही हैं, वो वैल्यू जो फंक्शन से निकल कर आ रही हैं, कब निकल कर आ रही हैं, x को रखने पर। ध्यान से सुनना, y की सारी वैल्यूज जो हैं उनको तो मैं बोलूँगा कोडोमेन। अब उन कोडोमेन में से y की वो वैल्यूज जो फंक्शन से निकल कर आ रही हैं, कब निकल कर आ रही हैं, जब मैं x फंक्शन में रखता हूँ। तो x को फंक्शन में रखने पर जो वैल्यूज y की फंक्शन से निकल कर आ रही हैं उनको मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा, उनको मैं क्या बोलूँगा, रेंज बोलूँगा। तो कोडोमेन और रेंज में फर्क समझ में आ गया कि कोडोमेन तो क्या होता है और रेंज क्या होता है, ठीक है। चलो एक और देख ले, सिनेरियो देख लेते हैं। हो सकता है कुछ इस तरह से हो, जब मेरे पास x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है 1 2 और 3, और मेरे पास फंक्शन डिफाइन है कुछ इस तरह से कि मैं 1 पुट करूंगा तो y 4 आएगा, 2 पुट करूंगा तो 5 आएगा, 3 पुट करूंगा तो 6 आएगा। यहां पर मुझे डोमेन बताओ, डोमेन क्या है, 1 2 3 है। रेंज क्या है, देखो मुझे y की वैल्यू मिल रही है, जब x 1 2 3 पुट कर रहा हूं तो y की 4 वैल्यू मिल रही है फंक्शन से, 5 मिल रही है और 6 मिल रही है। कोडोमेन क्या है, कोडोमेन भी यहाँ पर 4 5 6 है, तो सारी वैल्यूज कोडोमेन भी है। तो कोडोमेन और रेंज इक्वल हो सकती है किस केस में, जब मुझे जो कोडोमेन में वैल्यूज दी गई हैं वो सारी की सारी मिल जाए। कोडोमेन में मतलब y, बड़ा y दिया हुआ है और वो सारी की सारी वैल्यू मुझे फंक्शन से मिल गई, तो उस केस में कोडोमेन और रेंज बराबर होगा, ठीक है। तो कोडोमेन और रेंज बराबर भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, x पर डिपेंड करेगा, डोमेन पर, कि x की वैल्यू रखने पर मुझे कौन कौन सी y की वैल्यूज मिल रही हैं। यदि मुझे सारी वैल्यूज y की मिल जाती हैं तो वो तो कोडोमेन और रेंज बराबर हो जाएंगे। उस केस में नहीं मिलती हैं तो कोडोमेन ऐसे रहेगा जैसे कि इस केस में है, और रेंज ये रहेंगी जो वैल्यू निकल कर आएंगी। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि जो रेंज है वो हमेशा कोडोमेन से छोटी होगी और बराबर हो सकती है। रेंज है वो हमेशा कोडोमेन से छोटी होगी और उसके बराबर भी हो सकती है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। जो रेंज है वो कोडोमेन से छोटी होगी और उसके बराबर भी
हो सकती है। बराबर किस केस में होगी ये मैंने बता दिया कि जब x की वैल्यू रख रहा हूँ और मुझे सारी की सारी वैल्यूज़ जो y की दे रखी हैं वो सारी फंक्शन से आ रही हैं, तो कोडोमेन और रेंज बराबर है। और उस केस में जिसमें y की सारी वैल्यूज़ मुझे दे रखी हैं और फंक्शन से सारी नहीं आके कुछ ही वैल्यूज़ आ रही हैं, तो उन कुछ वैल्यूज़ को तो मैं रेंज बोलूँगा और सभी वैल्यूज़ को मैं कोडोमेन बोलूँगा। ठीक है, तो आई थिंक कोडोमेन, डोमेन और रेंज क्या होता है ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हो सकते हैं, बस किस केस में वो मैंने बता दिया। दो नोट और लिख लो हमेशा कि जब फंक्शन ऑन टू होगा तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा। तो मैंने ऑन टू में क्या बताया था कि हर एक y के लिए एक प्री इमेज होनी चाहिए, हर एक y के लिए एक प्री इमेज होनी ही चाहिए। तो मतलब मुझे हर एक y जो है वो x से निकलेगा। प्री इमेज होने का मतलब क्या है कि हर एक y के लिए प्री इमेज का मतलब क्या है कि हर एक y के लिए x मुझे मिल रहा है, मतलब x रख रहा हूँ और मुझे सारी y की वैल्यूज मिल रही हैं। तो ऑन टू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन ये क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, हर एक y के लिए वैल्यू मिलनी चाहिए x की। तो हर एक y के लिए जब वैल्यू मिलेगी तो फंक्शन से भी सारी वैल्यूज आ रही हैं और मुझे y की भी सारी वैल्यूज दी हुई हैं, तो डोमेन और को रेंज और को डोमेन क्या होंगे, ऑन टू फंक्शन में बराबर होंगे। और यदि फंक्शन ऑन टू नहीं है, इन टू है, तो रेंज जो है वो छोटी होगी किससे, को डोमेन से। जैसा कि इस केस में है, ये कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है ऑन टू, ऑन टू फंक्शन है, तो इसमें देख लो रेंज और कोडोमेन बराबर है। और ये जो फंक्शन दे रखा है ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, तो ये देख लो इसमें रेंज जो है कोडोमेन से छोटी है। ठीक है, ये पॉइंट और याद रखना कि ऑन टू फंक्शन में कोडोमेन और रेंज बराबर होते हैं, इनटू फंक्शन में रेंज कोडोमेन से छोटी होती है। तो यहाँ आज अपना फंक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, चलो अब फंक्शन की रेंज कैसे निकालते हैं वो मैं एक एग्जांपल की तरह सहायता से क्लियर करता हूँ। मान लो मुझे एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर मुझे दे रखा है log 10, बेस में क्या दे रखा है 10, log में पढ़ा चुका हूँ 1 + x, और जो मुझे x की वैल्यूज दे रखी हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 9 तक मुझे x की वैल्यूज दी हुई हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि 0 से लेके 9 तक मैं x कुछ भी रख सकता हूँ और 0 और 9 भी इसमें इंक्लूड है क्योंकि बराबर का साइन दे रखा है। ठीक है, इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसको लिखने का दूसरा तरीका ये भी है 0 to 9। ठीक है, इसका मतलब 0 से 9 तक की सारी वैल्यूज और 0 और 9 भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर रेंज निकालनी है, इस फंक्शन की मुझे क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ठीक है, क्योंकि ये जो x की वैल्यूज दे रखी हैं वो तो डोमेन है यहाँ पर 0 से 9 तक की, कोडोमेन जो y की वैल्यूज, सारी वैल्यूज y की जितनी भी मैथ में अपन जानते हैं सारी वैल्यूज वो कोडोमेन के जिनके लिए फंक्शन डिफाइन है। अब जो x के रखने पर आएंगी उनकी रेंज क्या होगी, देखो x बराबर सबसे छोटे जो x की वैल्यू है वो क्या है, 0 है। ठीक है, और सबसे बड़ी जो x की वैल्यू है वो क्या है, 9 है डोमेन में। बिल्कुल सही बात है, मैं सबसे पहले x की छोटी वैल्यू रखता हूँ 0। जब मैं x की छोटी वैल्यू रखता हूँ 0 तो f(0) तो log 10 1 + 0 तो क्या आ जाएगा log 10 log 1, और log 1 की क्या वैल्यू होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, log 1 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो मतलब x बराबर 0 पर मुझे y की वैल्यू 0 मिल रही है, सबसे छोटी वैल्यू y की मिल गई 0, क्योंकि सबसे छोटी जब मैं x की वैल्यू रखूंगा, 0 से छोटी तो कोई वैल्यू है नहीं डोमेन में, सबसे छोटी वैल्यू क्या है डोमेन में, x की वैल्यू क्या है 0 है, तो 0 रखूंगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0 मिल गई। चलो x की वैल्यू मैं 9 पुट करता हूँ, 9 पुट करता हूँ, सबसे बड़ी वैल्यू पुट कर रहा हूँ x की, log 10 1 + 9, 1 + 9 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा log 10, और 1 + 9 क्या होता है 10। अब मैंने log जब पढ़ाया था तब बताया था कि बेस और ये वैल्यू इक्वल हो जाती है तो log की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो कहने का मतलब जो y की वैल्यूज़ है वो सबसे छोटी y की जो वैल्यूज़ रहेगी वो 0 रहेगी,
और y की वैल्यू सबसे बड़ी क्या रहेगी, 1 रहेगी। मतलब जो y है वो इन दोनों के बीच में से आएगा। x की वैल्यू में 0 से 9 तक जितनी भी वैल्यूज पुट करूंगा उन सभी के लिए मुझे जो y मिलेगा वो 0 से लेके 1 के बीच में मिलेगा। तो जो इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी कि 0 से लेके 1 तक, और ये बड़ा ब्रैकेट इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि उसमें 0 और 1 भी इंक्लूड है। तो जो इसकी रेंज आएगी वो 0 से लेके 1 तक इसकी रेंज आएगी। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या होगी, बिलोंग्स टू 0 to 1। तो x की जो वैल्यू मैं 0 से 9 के बीच में रखूंगा उन सभी x के लिए मुझे सबसे छोटी 0 रखने पर 0 मिल रहा है और सबसे बड़ी x की वैल्यू 9 रखने पर मुझे 1 मिल रहा है। तो 0 से लेके 1 तक के बीच में मुझे y की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, तो ये होता है रेंज। ठीक है, कोडोमेन क्या होगा, इसमें जितनी भी नंबर वैल्यूज हैं सारी वो सारे कोडोमेन होंगे। तो मुझे तो केवल रेंज निकालनी थी, रेंज निकाल दी, तो हमेशा मुझे रेंज के लिए पूछेगा। तो ये है रेंज। तो आज अभी इसी टाइम फंक्शन होता है ख़त्म। जितने भी टाइप थे फंक्शन के सारे अपन ने पढ़ लिए, उसके जितने भी टर्मिनोलॉजी थी फंक्शन की, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, सारी चीज़ें मैं पढ़ चुका हूँ। कॉम्पोजिट फंक्शन भी बता दिया। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन है। छोटा सा टॉपिक है रिलेशन, अपन पढ़ लेते हैं। रिलेशन, देखो रिलेशन जो होता है वो 3 तरह का रिलेशन होता है। कौन कौन सा रिलेशन होता है, एक तो होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो रिलेशन होता है वो होता है अपना सिमेट्रिक रिलेशन, और तीसरा जो रिलेशन होता है वो होता है अपना ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो 3 तरह के अपने रिलेशन होते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, और एक होता है अपना ट्रांजिटिक रिलेशन। हाँ, तो जो रिलेशन होता है वो 3 तरह का होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन। सबसे पहला अपन बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुछ नहीं होता, जैसे अपन ने अभी अभी कॉम्पोजिट फंक्शन में एक अपन ने देखा था एफ ऑफ एफ एक्स, मतलब फंक्शन का खुद के साथ ही अपन ने क्या निकाल लिया, कॉम्पोजिट फंक्शन निकाल लिया। तो यहीं पर ये होता है कि किसी भी एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मानो मुझे एक रिलेशन दिया हुआ है, मुझे एक रिलेशन गिवन है, और वो क्या रिलेशन गिवन है कि 2 एंटिटीज हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन है कि इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, इज इक्वल टू। अब 2 एलिमेंट नंबर ले लिए मैंने, ए और बी, 2 मैंने नंबर ले लिए और उनके बीच में रिलेशन रख देता हूँ मैं। जैसे कि प्लस होता है ना, प्लस को भी तो मैं ए और बी के बीच में रखता हूँ, इसी के जगह पर मैं इज इक्वल टू रख देता हूँ प्लस की जगह। तो ए इज इक्वल टू बी, तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू बी। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अपन केवल एक एलिमेंट के बारे में बात करेंगे क्योंकि खुद का खुद से रिलेशन देखना है। ठीक है, तो ए का मैं ए के साथ रिलेशन देखता हूं, तो ए इज इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा, मैं रिलेशन को वापस बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होता है। जैसे अपना 2 नंबर्स को अपन ऐड करते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, 2 + 3 लिखते हैं, तो बीच में जो प्लस है ये क्या है, 2 और 3 के बीच में एक रिलेशन ही तो है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक रिलेशन क्या दे रखा है, इज इक्वल टू रिलेशन दे रखा है। तो नंबर्स के बीच में मैंने एक रिलेशन रख दिया, तो मैंने रिफ्लेक्सिव रिलेशन में रखा ए का खुद से रिलेशन, तो ए है उसका वापस से, मतलब ए। जैसे कि मैं 2 को 2 के साथ ऐड करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 + 2 लिखूंगा। ऐसी मैं ए को ए के साथ रिलेशन में रखना चाह रहा हूं तो क्या लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू ए, तो ए बराबर ए। तो बताओ मुझे ए बराबर ए, मतलब कोई भी वैल्यू खुद के बराबर होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। तो ये कौन सा रिलेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताओ ये रिलेशन है और ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो आप एक एलिमेंट ले लेना, उन एलिमेंट में ही वो रिलेशन रख देना। जैसे कि मुझे एक रिलेशन दे दिया इज इक्वल टू, मैंने एक एलिमेंट लिया ए और उसके बीच में रख दिया, ए और ए के बीच में रख दिया इज इक्वल टू, तो ए बराबर ए आ गया। अब बताओ ये ट्रू होता है कि नहीं होता। यदि वो ट्रू है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यदि वो ट्रू नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अगला देखो, अगला है अपना सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन ये होता है कि यदि मानो मुझे दे रखा है कि ए और बी के बीच में, ए जो है बी, ए और बी दो एलिमेंट हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन ट्रू है, उनके बीच में कोई भी एक रिलेशन दे रखा है। मतलब रिलेशन को मैं आर से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पर मानो, ठीक है, रिलेशन के लिए आर यूज कर लेता हूँ। तो ए रिलेट बी, तो ए है और बी है, उनके बीच में कोई रिलेशन है आर, ठीक है। यदि ये ट्रू है, यदि ये क्या है, ट्रू है, देन बी का भी आर के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये मुझे देखना है, शुड बी ट्रू। तो सिमेट्रिक में क्या है कि यदि ए और बी दो एलिमेंट के बीच में कोई रिलेशन है और वो ट्रू है, वो उसने क्वेश्चन में दे रखा है कि ये रिलेशन ट्रू है, ठीक है, तो बी का भी ए के साथ रिलेशन होना चाहिए। जैसे कि मैं इज इक्वल टू को ले लेता हूं, मानो इज इक्वल टू रिलेशन को ही ले लेता हूं क्वेश्चन में, कि मुझे दिया गया है कि ए जो है इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन है, इज इक्वल टू बी, ये ट्रू दे रखा है मुझे। क्या दे रखा है मुझे, ट्रू दे रखा है कि ए जो है बी के बराबर है। मतलब मैं ए बराबर बी लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, ए और बी के बराबर है, ये ट्रू है, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि ए जो है वो बी के बराबर है। तो मुझे बताना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा कि क्या, मैं यह क्या चेक करूँगा कि बी इज इक्वल टू ए है कि नहीं, बी जो है वो इज इक्वल टू ए होगा कि नहीं होगा। तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा कि बी जो है वो ए के इक्वल होगा कि नहीं होगा। अब मुझे बताओ, जब ए और बी आपस में बराबर है तो बी बराबर ए बी ट्रू होगा कि नहीं होगा, विल बी ट्रू होगा। ये भी ट्रू होगा ही नहीं होगा, होगा, ऑब्वियसली बात है। जब ए और बी आपस में बराबर है तो बी और ए भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सिमेट्रिक में जस्ट उनको उल्टा करके मुझे रिलेशन को देखना है कि वो ट्रू होगा कि नहीं होगा। ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है, यदि वो ट्रू है तो मुझे बस उन दोनों एलिमेंट को उल्टा कर देना है, सेम रिलेशन रखना है। तो उन दोनों एलिमेंट के उल्टा करने पर भी वो रिलेशन ट्रू होना चाहिए, और बिल्कुल हो रहा है। तो इसका मतलब जो ये रिलेशन दे रखा है इज इक्वल टू, वो कैसा है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, ठीक है। जैसे कि a प्लस बी करता हूँ, 2 प्लस 3 करता हूँ, 5 आ रहा है, 3 प्लस 2 करूंगा तब भी 5 आएगा। तो मतलब इसका मतलब जो प्लस है बीच वाला वो क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा टाइप है अपना ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या देखना है अपन को यदि दे रखा है कि ए के बीच में और आर, ए के बीच में और बी के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रू है, ये अपन को दिया हुआ है। एंड और क्या दिया हुआ है अपन को कि बी के बीच में और सी के बीच में कोई तीसरा एलिमेंट ले लिया, वो भी ट्रू है, उनके बीच में भी वो सेम रिलेशन है और वो भी क्या है, ट्रू है। देन अपन को क्या देखना है कि ए के बीच में और वो तीसरा एलिमेंट सी के बीच में भी वो ट्रू है कि नहीं, ये अपन को देखना है, शुड बी ट्रू, ये भी ट्रू होना चाहिए। वो अपन को देखना है कि यदि वो ट्रू है कि नहीं है। यदि वो ट्रू है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। देखो वापस बोल देता हूँ, दो एलिमेंट के बीच में मुझे रिलेशन दे रखा है, वो ट्रू है, ये मुझे क्वेश्चन में दे रखा है। फिर दूसरा एलिमेंट और एक तीसरा नया ले लिया, उन दोनों के बीच में भी सेम रिलेशन लगाया, वो भी ट्रू मुझे दे रखा है। अब मुझे क्या देखना है कि जो पहला और जो तीसरा मैंने लिया है उनके बीच में भी वो रिलेशन ट्रू आना चाहिए। यदि वो ट्रू आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं आ रहा है तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। जैसे कि मैं इसी रिलेशन की बात करता हूँ, क्वेश्चन में मुझे क्या दिया हुआ है कि जो ए है वो इज इक्वल टू बी है, ये मुझे ट्रू दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है, मतलब ए बराबर क्या है, बी है, ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है।
और मुझे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि b इज इक्वल टू सी, और b जो है वो c के भी बराबर है, ये भी मुझे ट्रू दे रखा है, ये क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है। देन मुझे चेक करना है, चेक करो कि इज इक्वल टू ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। तो ठीक है, अब मैं कैसे चेक करूंगा, मैं चेक करूंगा कि a और c के बीच में भी ये रिलेशन ट्रू है कि नहीं। तो चेक करूंगा, चेक करो कि a इज इक्वल टू 2, तो बताओ मुझे a जो है वो c के बराबर होगा कि नहीं होगा, मुझे बताओ। देखो इन दोनों से देखो, a b के बराबर आ रहा है, b जो है c के बराबर आ रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ क्या डायरेक्टली कि a जो है वो c के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। और यदि ऐसा आ गया तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। ये भी क्या होगा, ट्रू होगा यहाँ पर। और जो ट्रू होगा तो उसका मतलब ये जो रिलेशन है इज इक्वल टू वो ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो ये होता है अपना रिलेशन, तीन तरह के, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन तरह के अपने रिलेशन होते हैं, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें एक नोट और है, क्या नोट है, ऐसा रिलेशन, ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव। जैसे इज इक्वल टू अपन ने रिलेशन देखा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, प्लस ट्रांजिटिव भी हो, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रिलेशन। इक्विवेलेंट रिलेशन कहलाता है। तो ऐसा रिलेशन जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसा रिलेशन को मैं क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलूंगा। ऐसे रिलेशन को क्या बोलूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलूंगा। ठीक है, तो ये अपना फंक्शन और रिलेशन का जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रिलेशन का यदि कोई क्वेश्चन हो तो मैं एक बार वो देख के लेता हूँ तुम्हारे लिए, ताकि और अच्छे से रिलेशन समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि इस एक्सरसाइज 7C में मुझे क्या दे रखा है, इज स्मॉलर देन ओवर द सेट ऑफ एक्स इन ए बॉक्स। तो मेरे पास बॉक्स है और उसके अंदर मेरे पास काफ़ी सारे अंडे पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसमें मुझे एक अंडों के बीच में क्या रिलेशन है, इज स्मॉलर देन, ये मुझे चेक करके बताना है। अब मुझे बताना है कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या इक्विवेलेंस है, ये मुझे बताना है। ठीक है, तो देखो दो अंडे ले लिए मैंने, दो अंडे ले लिए। अब एक बॉक्स में जब अंडे पड़े तो एक अंडा और दूसरा अंडा, उन दोनों के बीच में मैंने रखा एक अंडा इज स्मॉलर देन दूसरा अंडा। तो बताओ वो दोनों आपस में जब स्मॉलर होंगे कि नहीं होंगे, पहला वाला अंडा इज स्मॉलर देन दूसरा, तो वो आपस में स्मॉलर होंगे कि नहीं होंगे? कैसा होगा वो भाई, ए छोटा है बी से, इज स्मॉलर देन, तो आप उनके बीच में रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? दोनों भाई, कोई आदमी खुद से छोटा कैसे होगा? मैं हूं, मैं खुद से छोटा हो जाऊंगा क्या? एक अंडा है और वो खुद से छोटा हो जाएगा, जैसे मैं हूं और मैं ही इज स्मॉलर देन लिख रहा हूं, तो मैं खुद से छोटा हो जाऊंगा क्या? नहीं होऊंगा ना, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक, देखो सिमेट्रिक में देखो, मानो दो अंडे ले लिए ए और बी नाम के, ए जो है वो बी से छोटा है, ये ट्रू मान लिया मैंने। तो अब मुझे क्या चेक करना है, बी ए से भी छोटा होगा क्या? जैसे कि मानो मैं हूं और एक दूसरा है, ठीक है, एक दूसरा है, जैसे कि रमेश मान लो, तो रमेश, मैं जो एक ट्रू मान लिया कि मैं जो हूँ रमेश से छोटा हूँ, मतलब रमेश बड़ा है और मैं छोटा हूँ। तो अब उल्टा करो इसका, क्या रमेश मुझसे छोटा होगा क्या? नहीं, रमेश तो बड़ा है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव में मैं रमेश से छोटा हूँ, ए जो है बी से छोटा है,
और b जो है c से छोटा है, तो मुझे बताओ a जो है c से छोटा होगा क्या नहीं होगा। देखो इसको कैसे करेंगे अपन, स्मॉलर देन को, सिमेट्रिक समझ में आ गया। जैसे इज स्मॉलर देन को मतलब रिफ्लेक्सिव की यदि मैं बात करूँ तो कैसे चेक करूँगा, ए मैंने ले लिया, एक अंडा है, ए अंडा है, ए स्मॉलर देन मतलब छोटा है। कोई आदमी खुद से छोटा होगा क्या, नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। छोटे को मैंने लेस देन से, स्मॉलर देन को मैंने लेस देन से लिख लिया इस तरह से, लेस देन, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक की बात करूँ तो मैंने माना कि मान लिया ए जो है बी से छोटा है, ये मैंने ट्रू मान लिया, ठीक है, ये मैंने ट्रू मान लिया। तो मुझे बताओ क्या बी छोटा होगा क्या ए से, ए यदि बी से छोटा है तो मुझे बताओ बी छोटा होगा क्या ए से, नहीं होगा, वो तो हमेशा बड़ा ही होगा ना, बी तो बड़ा है ना ए से, छोटा थोड़ा ना है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करूं, ट्रांजिटिव में देखो ए स्मॉलर देन मतलब बी से छोटा है, ये ट्रू मान लिया मैंने, और क्या ट्रू मान लिया, बी जो है वो सी से छोटा है, ये भी मैंने ट्रू मान लिया। ए बी सी अंडे हैं, मैं अंडों को नाम दे दिया ए बी सी, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ए जो है सी से छोटा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो ए तो ऑब्वियसली छोटा हो गया ना, हुआ नहीं हुआ, ए बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ बिल्कुल। तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा तो मतलब ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ये जो रिलेशन है ना ये कैसा है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इस तरह से अपन को रिलेशंस को चेक करना है। यहाँ पे आर एस टी का मतलब क्या है, आर का मतलब रिफ्लेक्सिव, टी का मतलब ट्रांजिटिव, एस का मतलब सिमेट्रिक, और यदि तीनों हैं तो वो इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो हमेशा अपन को देखना है, दो चीज़ें देख लो और उनके बीच में ये चीज़ निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो इस तरह से अपन रिलेशंस देखेंगे, अपना फंक्शन हो गया, और ये चैप्टर अपना यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। अब अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, वो अपन अगली क्लास में कवर करेंगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।